राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एंग्लो वैदिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित इस भव्य और बहुत ही दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कप्तान साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, इस विद्यालय के प्राचार्य, यहाँ बैठे हुए हमारे सभी शिक्षक भाई बहन, प्यारे बच्चों और मीडिया बंधु, बड़ा सुंदर नाम लगा एंग्लो वैदिक। एक प्रश्न है मेरा आप सभी से, एंग्लो वैदिक सबसे पहले नाम किसने दिया था और एंग्लो वैदिक विद्यालय कहाँ आरंभ हुए थे? यदि बच्चों में से कोई बताएगा तो हम उसको पुस्तक उपहार में देंगे। शिक्षकों में से भी कोई बताएगा तो उनको भी पुस्तक उपहार में मिलेंगे। एंग्लो ओरिएंटल एंग्लो चलिए दूसरा प्रश्न, इसमें वैदिक लगा हुआ है, इसके पूछने का भाव मेरा ये था कि आज जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो कूप मंडूकता की गर्त में जा चुकी है। कूप मंडूक भी ऐसी जगह पे जो बाहर निकल ही नहीं पाता। क्या हम साक्षर हो रहे हैं या शिक्षित हो रहे हैं? क्या केवल आखर ज्ञान ले रहे हैं या ज्ञानी भी बन रहे हैं? क्या ऐसे से लेकर जे तक की यात्रा आपकी हुई है या आधी अधूरी यात्रा में हम केवल एक मशीनी मनुष्य बनकर नौकरी कर रहे हैं या इससे आगे का संसार भी देख पा रहे हैं? इसका संबंध आज के राष्ट्रीय मतदाता दिवस से भी। यदि हम अपने आसपास के बारे में नहीं जानेंगे, अपने जो अल्मा मैटर है, अपनी जो मां संस्था है, उसके बारे में नहीं जानेंगे तो हम जीवन में क्या कर रहे हैं सोचे देखिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे आपस में वार्ता कर रहे हैं और वो प्रसन्न हो रहे हैं कि हम बात करेंगे तो हमें आनंद आएगा। उनको पता नहीं है कि उनका कितना बहुमूल्य ज्ञान से वो वंचित हो जाएंगे थोड़ी सी देर में। और ये बातें करने के लिए तो बाद में भी आपको समय खूब मिलेगा। दो बेसिक क्वेश्चन जो केवल इस विद्यालय के नाम से जुड़े हैं वो हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम अपना जो किताबी या पुस्तकीय ज्ञान है उससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। बड़ा अच्छा लगा जब महेश्वरी जी ने बताया था कि यहाँ नियमित रूप से गायत्री मंत्र का वाचन होता है, नियमित रूप से माँ सरस्वती का अर्चन पूजन होता है, नियमित रूप से जो वैदिक यज्ञ की परंपरा है अग्निहोत्र की वो भी यहाँ संपादित की जाती है। लेकिन मेरा इनसे अनुरोध रहेगा कि सबसे पहले विद्यालय के नाम के विषय में प्रत्येक अध्यापक अध्यापिका को, हमारे भाई बहन को और बच्चों को अच्छे से कक्षाओं में बताया जाए, उसकी प्रतियोगिता आयोजित की जाए, उसके प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हो, निबंध प्रतियोगिता हो, चित्रकला प्रतियोगिता हो, कम से कम जाए तो अपने विद्यालय को कभी न भूले। जैसे मेरा विद्यालय ज्ञान ज्योति था तो आज भी स्वर्ण है। हमारे जनकराज पारिक सर होते थे। पहले विद्यालय के बारे में जानो, कम सो मां ज्योतिर्गम है, उसकी जो टैग लाइन है उसके बारे में जानो। विद्यालय में कितने कक्ष है, क्या चीजें हैं, कौन पढ़ाते हैं, कौन टीचर्स है, आसपास के कितने लोग हैं, इस कस्बे में कितने लोग रहते हैं, जनपद में कितने लोग रहते हैं, उनके बारे में जानो। आज हमारी स्थिति ये है, हम अमेरिका की राजधानी तो जानते हैं, लेकिन यदि किसी से पूछ लिया जाए कि संभल में कितने ब्लॉक हैं और कितनी तहसीलें हैं और कितने थाने हैं, उसके बारे में नहीं पता। उससे कोई लाभ नहीं है। आपको यही रहना है, ये आपकी माँ भूमि है, मातृभूमि है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। इस संसार में यदि स्वर्ग से भी कोई श्रेष्ठ होती है तो अपनी जन्मभूमि होती है, उसको सबसे पहले जानना चाहिए। तो दो प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा, फिर मैं अपना वक्तव्य आरंभ करूंगा। 1886
कौन सा वर्ष था? सुन नहीं रहा, मुझे ऊंचा सुनता है। बच्चे जोर से बोलते हैं तो मुझे बताते हैं, सुना नहीं मुझे। 1886 में लाला हंसराज जी थे। कौन थे? सुना नहीं मुझे। उन्होंने लाहौर में, कहां पे? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज और स्कूल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के शिष्य थे और उसी से ये जो नाम है वो उद्धृत है। तो भविष्य में कोई आपसे प्रश्न पूछे तो बताइएगा कि हमारा नाम कहां से लिया गया। 1886 में लाहौर में लाला हंसराज जी ने जब दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, उसी की प्रेरणा से हमारे विद्यालय का नाम आया है। ये हमें पता होना चाहिए। और जब वैदिक लगा है तो हमें पता होना चाहिए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 हमारे वेद हैं। और वेद को ईश्वरीय संविधान कहा जाता है, ईश्वरीय कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। और वेदों को श्रुति कहते हैं। ईश्वरीय संविधान का अर्थ है कि वेद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है और श्रुति परंपरा के द्वारा सुन सुन करके आगे आए। अर्थात परंपरा से लोगों ने सीखा और जब लोगों की बुद्धि दुर्बल होने लगी तब लोगों ने इसको पहली बार लिखा। और आज भी पूरा विश्व कहता है, यूनेस्को कहता है कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट यदि कोई रिटन बुक है, चाहे वो स्पिरिचुअल बुक हो या अन्य कोई भी, वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में जो मंत्र है वो सबसे ज्यादा है, वो है 10,552। कितने मंत्र है? कितने मंत्र है? कितने मंत्र हैं? और यजुर्वेद में है 3,750। कितने हैं? सामवेद में है 1875। कितने हैं? और अथर्ववेद में है 7,260। कितने हैं? और कुल है 20,416। कितने हैं? तो चारों वेदों में कितने मंत्र हैं? यही तो आपके विद्यालय का नाम है। मैं कौन सी अलग बात कर, वेद के बारे में तो जानना ही चाहिए। जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र के विषय में कहते हैं कि जब पश्चिम के लोग पेड़ों के ऊपर बंदरों की तरह झूला करते थे, लटका करते थे, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वानर थे। इसका अर्थ है उस समय वहां पे अज्ञान और अंधकार का जब साम्राज्य था, उस समय भारत के अंदर बड़े बड़े लोकतंत्र थे। आपने नाम सुना होगा बौद्ध काल में मल्ल का, कपिलवस्तु में शाक्य का, लिच्छवी का, मिसोई का, ये हमारे गणतंत्र। और ऋग्वेद में बड़ा सुंदर लिखा आता है। ऋग्वेद का जो 10वां अध्याय है, उसकी जो 174वीं ऋचा का जो प्रथम मंत्र है, वो कहता है आत्मा हर्षमंतरे ही ध्रुवस्तिष्ठा विचातलहि विश्रत्वा सर्वा वांछतु मात्वधम राष्ट्रमहि दर्शता। क्या बोलता है ऋग्वेद कि हे राष्ट्र के अधिपति, मैं तुझे चुनकर लाया हूं, तू सभा या संसद के अंदर आ, यहाँ पे स्थिर रह, चंचल मत बन, घबरा मत, और तुझे सब प्रजा चाहे वैसा ही कर और तेरा कभी पतन न हो। ये है हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ आज की डेमोक्रेसी के बारे में, आज के लोकतंत्र के बारे में। आज पश्चिम बात करता है महिला अधिकार की, जिसे स्वयं हमसे सीखना चाहिए वो हमें सिखाता है। जिसने स्वयं 20वीं सदी में आकर के महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया, वो हमें कह रहा है कि महिलाओं के साथ समानता होनी चाहिए। हमारे यहाँ महिलाएं गणराज्य के अंदर राजा चुनने में योगदान देती थी, तब तक वहां महिलाओं को जब युद्ध के अंदर जाते थे तो यही जो यूरोप के लोग थे वो उनको बक्सर बंद लोहे के अंदर बंद करके चले जाते थे और कई बार तो उनका शरीर कट जाता था। ऐसी स्थितियां थी।
और वो लोग हमें डेमोक्रेसी की सीख दे रहे हैं। इसीलिए आज जो भारत है वो पूरे विश्व को सिखा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी वाला कंट्री कैसा हो सकता है, वो हमारे भारत राष्ट्र जैसा हो सकता है। इससे अच्छा, इससे बड़ा और इससे विविधता वाला लोकतंत्र नए विश्व में था, नया है और नया होगा। यदि किसी को शिक्षा नहीं है तो वो विश्व गुरु भारत से लेगा और किसी से शिक्षा नहीं लेगा। ऐसा है हमारा भारत का लोकतंत्र, और आज से नहीं है, सहस्त्रों वर्षों से है। लेकिन जब बात करते हैं कि लोकतंत्र में मतदान कैसे किया जाए, मत अर्थात आपकी राय, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इसके लिए एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। मन सत्य सुध्यते विद्यत को मतदान करने का अधिकार किसको है? वो उस व्यक्ति को है जैसे जल से शरीर शुद्ध होता है, सत्य से मन शुद्ध होता है और विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होती है, ऐसे ही ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। तो विद्यालय में कार्यक्रम करने का औचित्य इसीलिए था क्योंकि विद्यालय के अंदर ज्ञान की सरस्वती की पूजा होती है, और जहाँ ज्ञान की पूजा होती है वहां के बच्चे सर्वाधिक विवेकशील होते हैं। इसीलिए आपको जब शपथ में दिलाई इसमें लिखा हुआ है कि किसी प्रकार की भय से, प्रलोभन से, रिलीजन, धर्म, भाषा, वर्ग, समुदाय, किसी के आधार पर वोट नहीं देंगे, और उसी में देंगे जो भारत राष्ट्र के लिए चाहेगा, हमारे स्वार्थ के लिए आएगा, उसको वोट नहीं देंगे। चाहे वो धन देना चाहे या अन्य किसी जाति का हवाला देना चाहे, उसके आधार पर वोट नहीं देंगे। हम वोट के आधार पर देंगे तो भारत राष्ट्र की सेवा करेगा, जो माँ भारती की सेवा करेगा, जो वंदे मातरम जिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान किया, उनके अरमानों पर, उनके उद्देश्यों पर और उनके जो सपने थे उनके आधार पर चलेगा, उसको हम वोट देंगे। जब ये वाला भाग होगा तब वास्तव में आप मतदाता है, अन्यथा आपका मत व्यय और प्रलोभन से ग्रसित होगा। और आज आपने शपथ ले ली है, और शपथ लेने के बाद जो उसका पालन नहीं करता उसको पाप बहुत लगता है। क्या लगता है? हाँ, तो आप वोट उसी को देंगे जो सही काम करता हो, सही व्यक्ति हो, राष्ट्र का भला चाहे। जो स्वार्थी है, पद लोलुप है, उससे हम दूर रहेंगे। ये हमारा जो वोट है उसकी ताकत है। आप सोच के देखिए, एक सामान्य व्यक्ति विशेष बन जाता है, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। आज जो आपके बीच में है, कल वो उस ऊंची कुर्सी पर होगा जिसके लिए लोग सपने से होते हैं। ये लोकतंत्र ही है, ये लोकतंत्र ही है जिसके कारण मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ये लोकतंत्र ही है कि हम बिल्कुल खुली हवा के अंदर श्वास ले रहे हैं। ये लोकतंत्र ही है जहां पर हमारे बेटे और बेटियां एक साथ बैठ करके अपने ज्ञान की जो सेवा है वो कर रहे हैं। अन्यथा यदि डेमोक्रेसी नहीं हो तो क्या से क्या हो सकता है देश, ये आप थोड़ा पड़ोस में जाके देख लीजिए, आसपास में। हमें ज्यादा दूर नहीं जाना, अपने पड़ोसियों को देखते जाओ, बस आपको ज्ञान आता जाएगा। एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ पाकिस्तान, देख लीजिए, दोनों तरफ दोनों पड़ोसी। डेमोक्रेसी के कितने लाभ हैं, हम कितने आनंद से एक साथ बैठ के वार्ता कर रहे हैं, ये है डेमोक्रेसी। लेकिन वो डेमोक्रेसी फलीभूत तभी होती है जब वोट वाले दिन चाहे कुछ भी हो। कितने उदाहरण आते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, 90 वर्ष का है, उठ नहीं सकता, लेकिन वो जैसे तैसे चारपाई से चल करके चारपाई के ऊपर उठा के लोग जाते, मैंने देखा। उसके बाद में उनको व्हील चेयर पे बैठाया जाता है, बूथ के अंदर ले जाया जाता है, वो वोट दे करके वापस आते हैं। सोच के देखिए, जब ऐसा व्यक्ति वोट दे सकता है तो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो व्यक्ति कितनी दे सकता है।
कई बार तो आता है कि उनका विवाह का वोट वाला होता है ना, सबसे अधिक व्यस्त होते हैं दूल्हा दुल्हन, वो भी वोट देने के लिए जाते हैं। कई बार किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी वो कहते हैं नहीं वोट दे के आएंगे। तो जब इन संकटों से घिरे हुए व्यक्ति इतनी समस्याओं से या इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी लोग जा रहे हैं, तो हम जो सामान्य लोग हैं वो क्यों न जाएं? और 2027 तक 18 वर्ष से ऊपर के कौन कौन बच्चे हो जाएंगे बताइए? 18 वर्ष के ऊपर के कौन कौन से बच्चे हो जाएंगे 2027 तक? इन सभी बच्चों का कर्तव्य है कि वो नेक्स्ट ईयर अपने वोट बनवाएं, ठीक है, और उसके बाद में मतदान के लिए अवश्य जाएं और अपने आसपास के लोगों को भी लेके जाएं। 15 वर्ष पहले 2011 में ये मतदाता दिवस आरंभ हुआ था और इसको आरंभ करने का केवल एक उद्देश्य था कि जो नए युवा मतदाता जुड़ रहे हैं उनको प्रेरित करना और उनको वोटर आईडी कार्ड भी देना और साथ में उनको मतदान का महत्व बताना, क्योंकि जो पहली बार होता है दूसरी बार आता है उसे उतना ज्ञान नहीं होता। एक समय के बाद आप में परिपक्वता भी आ जाती है, आप में ज्ञान भी आ जाता है। इसीलिए जब भी कोई काम करें तो स्वयं से ऊपर उठ करके पर अर्थात तो दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं वो काम हमें सबसे पहले करना है। महेश्वरी जी से एक अनुरोध रहेगा, आपका विद्यालय काफी लंबी सड़क कवर करता होगा, सामने का दायित्व सफाई का ले लीजिए, क्या समस्या है, और इतना सुंदर बना दीजिए उस एरिया को कि लगे कि हाँ जब एंग्लो वैदिक विद्यालय के सामने से गुजरते हैं तो वहां की जो सड़क है, वहां का जो परिवेश है वो विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही अपनी पहचान बता देता है। क्या हमारे बच्चे, जैसे मैं जिस विद्यालय में था, हमें महीने में एक दिन सफाई के लिए लेके जाते थे, भाई पूरे शहर में सफाई करते हैं, क्या हम महीने में एक दिन अपने सभी बच्चों को कम्युनिटी में इन्वॉल्व करके एक कम्युनिटी क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं क्या? हम हमेशा कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का समय नहीं मिला, हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर या सुखदेव राजगुरु बनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हम छोटे छोटे कामों के द्वारा जो सरकार कहती है, जिनको हम नियम कहते हैं या जिनको कानून कहते हैं, या जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं जिसमें आपको प्रेरित किया जाता है, जैसे आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, कल गणतंत्र दिवस है, परसों क्या था बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा जो माह है वो आरंभ हुआ था पूरे देश के अंदर। क्या हम छोटी छोटी चीजों के द्वारा देश की सेवा नहीं कर सकते? क्या केवल हमें इस मनुष्य योनि में आकर के पशु जीवन व्यतीत करना है कि बस खाना है, पीना है, सोना है, उठ करके चले जाना है? ऐसा काम नहीं करता। मनुष्य और पशु में केवल एक अंतर होता है, वो होता है बुद्धि का। जब आप बुद्धि से काम करेंगे, विवेकशीलता के साथ काम करेंगे और वास्तव में हर क्षण राष्ट्र को केंद्र में रखकर अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, आपको मैं गारंटी से कहता हूँ इस संसार की जो भी आपका लक्ष्य है, इस संसार में जो सफलता आप पाना चाहते हैं, जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं, वो आपको अवश्य मिलेगा और इसके साथ साथ आपका जीवन भी सार्थक होगा। क्या महेश्वरी विद्यालय हमारे इतने सारे तीर्थ हैं, क्या एक तीर्थ गोद नहीं ले सकता? क्या इसके बारे में भी चिंतन किया जाए? क्या हमारे यहाँ पूरे त्रिनेत्र योजना चल रही है? त्रिनेत्र का अर्थ है सीसीटीवी कैमरा लगाना, अपने विद्यालय में तो ही है, क्या दोनों चौराहों के ऊपर 1 या 2 पीटीजेड बढ़िया कैमरा लगा दें और हमारे पूरे शहर की सुरक्षा में योगदान दें? क्या वो महेश्वरी विद्यालय नहीं कर सकता? कर सकता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक आहुति से यज्ञ की जो संविधाएं होती है वो पूर्ण की जाती है। तो एक आहुति जैसे गिलहरी ने दी, मैं चाहता हूँ कि ये विद्यालय भी दे और जो शासन की सरकार के काम है इस जनपद के विकास में, उसमें अपना सहभाग करें, अपना सहकार करें, तब जाकर के आप
कि इस विद्यालय की भी सार्थकता होगी और बच्चे भी जानेंगे कि हाँ, हम केवल साक्षर नहीं हो रहे हैं, हम शिक्षित भी हो रहे हैं, सुशिक्षित भी हो रहे हैं, ज्ञानी भी हो रहे हैं। तो भविष्य में जब भी मतदान होगा, किसी भी परिस्थिति में हम अनुपस्थित नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि सभी बच्चों की ओर से भी मुझे सहमति, पूर्ण सहमति मुझे मिल गई है। आज बहुत सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया। इस तरह संस्कार प्रधान विद्यालय की भारी कमी हो गई है हमारे आसपास के क्षेत्र में, तो आप ऐसी संस्था चला रहे हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आपके सभी शिक्षक गण को भी बहुत बहुत बधाई और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत।